हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है 11th क्लास की और इसके बाद 12th क्लास की मैथमेटिक्स की क्लासेस रेगुलर स्टार्ट करने वाले हैं। और आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 11th की मैथमेटिक्स। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने 2-1-3 लाइन लिख रखे हैं सेट के बारे में। तो स्टार्ट भी हम लोग सेट से ही करेंगे। देखिए, ये सेट केवल 11th के बच्चों के लिए नहीं है, ये 12th के लिए भी है, क्योंकि सेट के बाद हम रिलेशन फंक्शन पर जाएंगे। और वो 12th में भी जो बच्चे गए होंगे सबसे पहले रिलेशन से ही स्टार्ट हुआ होगा, फिर फंक्शन पढ़े होंगे, देन कुछ और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टाइम को ना बर्बाद करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट। ठीक है, सेट क्या है? सेट का मैंने लिखा है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। कुछ बुक में लिखेगा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इसमें हम लोग जो ध्यान देंगे कि मैं स्पेशल रूप से बच्चे एनसीईआरटी को मान सकते हैं। मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चनों को लेकर चलूँगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को, और फिर लास्ट जब कंप्लीट होगा चैप्टर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी लेकर चलेंगे। बट स्पेशल रूप से हम एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये डिफिनीशन जो लिखी गई है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। बच्चे इस डिफिनीशन से समझ नहीं पाते कि सेट मीन्स क्या बोला गया, किस तरह का कलेक्शन, क्योंकि वो वेल डिफाइंड की मीनिंग ही नहीं समझते। बच्चों, वेल डिफाइंड मीन्स होता है देयर इज नो एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी एलिमेंट। मीन्स क्या इसका मतलब हुआ, क्या एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई हम सेट बना रहे हैं, कोई कलेक्शन कर रहे हैं, सपोज़ करिए एग्ज़ाम्पल हम दे रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल। ठीक है, डेंजरस एनिमल। अब कोई कहे कि क्या ये सेट है, क्वेश्चन मार्क, इज द सेट, तो क्या होगा? तो इसको ऐसे समझें कि अगर किसी को भी कलेक्शन की बात करें तो आप देखिए कि जो डेंजरस एनिमल्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं डॉग ले लिया, आप देखेंगे कि अगर किसी की डॉग है, किसी का जिसका पालतू है वो डॉग, तो वो उसको प्यार करेगा डॉग, मतलब वो जो है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन वही डॉग किसी अन्य के लिए, किसी दूसरे को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसे में हम कह सकते हैं कि वह डॉग एक पर्सन के लिए डेंजरस है और एक पर्सन के लिए डेंजरस नहीं है। और हम अगर कलेक्शन ले रहे हैं तो जो डॉग का मालिक होगा वो कहेगा ये डेंजरस नहीं है, जबकि दूसरे लोग कहेंगे डेंजरस है। तो इस तरह के कलेक्शन जब हम लेंगे उस डॉग का, तो हम लोग देखेंगे कि वह कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है, यानी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इस डॉग को हम लोग कलेक्शन में रखें कि ना रखें। तो ऐसी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की एम्बिग्यूटी हो रही है तो वो सेट नहीं है। तो यहाँ पर एक पर्सन कहता है कि वो डेंजरस है और दूसरा पर्सन कहता है डेंजरस नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि एक पर्सन जब कहेगा, यही कलेक्शन अगर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है फर्स्ट पर्सन कहेगा, फर्स्ट पर्सन जो कहता है, फर्स्ट पर्सन कहेगा के लिए कोई डेंजरस हो सकता है, डेंजरस है। और वहीं सेकेंड पर्सन जो है उसके लिए, सेकेंड पर्सन जो है उसके लिए डेंजरस नहीं है, उसके लिए डेंजरस नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका मतलब ये है कन्फ्यूज़न हो गया, यानी एम्बिग्यूटी आ गई। यहाँ पर क्या गया? एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी प्रेजेंट, यानी कन्फ्यूज़न हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल, कलेक्शन
ऑफ डेंजरस एनिमल इज नॉट अ सेट। तो बच्चों आई थिंक आप समझ गए होंगे कि वेल डिफाइंड मीन्स क्या समझा जाए। वेल डिफाइंड मीन्स देर इज़ नो एम्बिग्यूटी, नो कन्फ्यूज़न दैट एलिमेंट आर इंक्लूडेड आर एक्सक्लूडेड, कि उस एलिमेंट को रखा जाए कि ना रखा जाए। फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी कलेक्शन को देखकर बोलना है कि सेट है कि नहीं है, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि क्या यह एलिमेंट जब रखा जा रहा है तो क्या ये सभी लोग कह सकते हैं कि हाँ कन्फर्म है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि रखा जाए कि ना रखा जाए। अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप कह सकते हैं वो सेट नहीं है। अगर कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है, सभी की है कि जैसे एग्जांपल के रो और ले लेते हैं एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लें कि कलेक्शन ऑफ वावेल, क्या ले लें, कलेक्शन ऑफ वावेल्स, कलेक्शन ऑफ वावेल, वावेल। तो कलेक्शन ऑफ जो वावेल है ये क्या बोल सकते हैं। अब ये वावेल जो होंगे किसमें के वावेल हैं, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो कलेक्शन हैं वो उसका देखते हैं। अब इनका कलेक्शन जब करेंगे तो सभी के अकॉर्डिंग कहेगा कि आप ए लें कि नहीं लें, तो सबकी होगी ए होंगे, ई होंगे, आई होंगे, ओ होगा, यू होगा। तो यहाँ पर कोई एम्बिग्यूटी नहीं है कि ए को लिया जाए कि ना लिया जाए। हम भी कहेंगे, आप भी कहेंगे, सब लोग कहेंगे। ई को इसमें इंक्लूड किया जाए कि ना किया जाए, आई को इंक्लूड किया जाए कि नहीं किया जाए, ओ को किया जाए कि नहीं किया जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज़ अ सेट। तो यह सेट है। तो सेट का सबसे बेहतर यही तरीका है कि आप डिफिनीशन के ऊपर फोकस करिएगा, हम लोग कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अगर ये मेरी बात समझ में आ गई होगी कि सिंपल सी बात है कि अगर किसी को सेट करना, पहचानना है कि सेट है कि नहीं, आप बस ये चेक करिए क्या वह कोई एलिमेंट ऐसा है जो कन्फ्यूज़न कर रहा है कि आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए और किसी अन्य के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। इस तरह का जो है, जैसे और एग्जांपल देते हैं, कलेक्शन ऑफ गुड या स्टूडेंट इन क्लास 11th। तो क्लास 11th के गुड स्टूडेंटों का कलेक्शन अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि किसी टीचर के लिए कोई एक स्टूडेंट बेहतर है और किसी टीचर के लिए हो सकता है वो बेहतर नहीं हो। तो ऐसे में क्या होगा, एम्बिग्यूटी होगी, एक टीचर के अकॉर्डिंग एक गुड होगा और एक के अकॉर्डिंग के गुड नहीं होगा। तो यानी ये भी कन्फ्यूज़न कर रहा है। इसका मतलब कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इज़ नॉट अ सेट। ओके, अब कुछ एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि सेट कैसे होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। जैसे कुछ एनसीईआरटी के ओपन कर लेते हैं ताकि टाइम बच सके। तो देखते हैं, जैसे फर्स्ट कलेक्शन आपकी बुक में जो दिख रहा है वो ये दिख रहे हैं कि आप देख सकते हैं फर्स्ट लिया है कि ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10। अब ये चेक करना कि यह सेट है कि नहीं है। तो आप बताओ, जब ऑड नेचुरल नंबर में बात करेंगे तो 1, 3, 5, 7, 9, ये कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि 1, 3, 5, 7, 9 ये सब के सब ऑड हैं और इसमें जो आपने कलेक्ट किया है वो 9 से लेस किया है। इसका मतलब ये हो गया कि ऑड नेचुरल नंबर जो है लेस देन 1 जो है यह सेट है। द रिवर ऑफ इंडिया, रिवर ऑफ इंडिया जो है आप देखेंगे हमारे पास डाटा है कि इंडिया की कौन कौन से रिवर हैं, तो उसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो ये भी एक सेट है। वावेल को अभी बताया है मैंने। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो भी सेट रहेंगे वो, जब आप पहचान लेंगे सेट को तो कुछ और रिप्रेजेंटेशन दिखा देते हैं। जिसे आप लिखते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर ये है, इसका मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये आपका सेट ऑफ रियल नंबर, ये सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये आपके रिप्रेजेंटेशन होते हैं।
सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये है रिप्रेजेंटेशन। आप ये नहीं लिखेंगे कि n, ये नहीं लिखेंगे r, ये नहीं होता, ये है रिप्रेजेंटेशन। आप अपनी बुक में ध्यान से देखेंगे तो ये कलर करके लिखा होगा, ठीक है। तो ये कुछ है। अब दूसरे जो हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इसमें जो होते हैं कैसे रिटेन करते हैं, कैसे जानते हैं कि क्या होता है, कैसे किसी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो देखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट या डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट क्या होता है, थोड़ा सा हम देखते हैं। तो देखेंगे जो डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, सेट के डिस्क्रिप्शन के दो मेथड होते हैं। जो फर्स्ट मेथड होता है वो रोस्टर, कौन सा फॉर्म होता है, रोस्टर, तो रोस्टर फॉर्म। और सेकेंड जो फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को एक और नाम से जानते हैं, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म की कैसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म को हम फिर से इसकी जो मेन डेफिनेशन उस पर बात करते हैं कि रोस्टर फॉर्म जो होता है कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अ सेट, सॉरी क्या हो रहा है, अ सेट describe by listing element comma separated by, किससे सेपरेट करेंगे, separated by commas within this bracket, ओके। अगर आप जो है कह रहे हैं कि हम रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट को लिखना चाहते हैं, तो इसके लिखने के क्या प्रोसेस हो सकते हैं कि सेट को जो है आप क्या कहें, पहले तो ये देखिएगा हमेशा सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, कैपिटल लेटर से। और उसमें जो एलिमेंट होंगे वो स्मॉल लेटर का यूज़ किया जाएगा। जैसे वावेल हम करें कि कलेक्शन ऑफ वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम मान लो कि सपोज़ कर लें कि वो सेट ए बना रहा है तो कैपिटल लेटर, लेकिन उसके एलिमेंट जो होंगे जैसे ए हो गया, ई हो गया, आई हो गए, यू, ये जो आ गए ए या यू, इन एलिमेंटों को स्मॉल लेटर से रखेंगे और इनके बीच जो है कॉमा का यूज़ करेंगे। आपने लिखा है ऐसे डिस्क्राइब बाई एलिमेंट सेपरेटेड बाई कामा, देखिए कामा से सेपरेट किए और इस ब्रैकेट में लिख दिए। तो ये जो मेथड होते हैं इसे बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म। लेकिन इस फॉर्म की थोड़ी सी दिक्कत ये है कि अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो रोस्टर फॉर्म में आप देखेंगे कि कुछ ही एलिमेंट, जैसे फाइनाइट एलिमेंट है तो आप लिख सकते हैं। अभी आपको देते हैं 1000 एलिमेंट और उसके पैटर्न नहीं है तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आपको एक और मेथड की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर इनफाइनाइट एलिमेंट्स को भी आप इजीली तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म बहुत ईजिली आसानी से आप लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें, बस ये फोकस करने हैं कि सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से, और एलिमेंट लिखते समय उनको सेपरेट कर देंगे कॉमा से, और ब्रैकेट में जो ये ब्रैकेट है करली ब्रैकेट, इसमें हम लिख देंगे, ओके। आते हैं अब नेक्स्ट जो पार्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेकेंड जो पार्ट है आपका, जो जिसे हम लोग बोले हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पर क्या होता है देखना, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है ये देखिएगा। सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ने से पहले कुछ एक चीज़ देखते हैं।
तो एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आप सेट बिल्डर पढ़ रहे हैं तो उसके लिए एक वर्ड्स लिख रहे हैं, देखिएगा, इफ़ ए इज सेट एंड एक्स इज एन ऑब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट क्या है? कलेक्टेड इन ए। मतलब क्या है? कह रहे हैं ए कोई सेट है और एक्स ऑब्जेक्ट को ए में कलेक्ट किया गया है। देन we say x is an element of A। यानी जैसे आपने अभी देखा ऊपर कि अगर हमने ए सेट बनाया था उसमें एलिमेंट ए को या स्मॉल आई को कलेक्ट कर लिया है, और जब कलेक्ट कर लिया है तो हम कह सकते हैं कि वह स्मॉल ई चाहे आई चाहे जो भी एलिमेंट है वह उसका एलिमेंट है। वी से एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए। और रिटेन कैसे करते हैं? रिटेन कर सकते हैं दिस एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इज रिटेन एज दिस टाइप, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए। इसे क्या कहेंगे? एक्स बिलोंग टू ए। क्या आप फिर से समझिए, सेट बिल्डर जानने से पहले इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए। यानी कि अगर, जिसे मैं यहाँ इरेज भी कर देता हूँ सेट बिल्डर को, पहले चाहे रहने देते हैं। सेट बिल्डर में अगर कह रहे हैं कि कोई ए सेट है और उसमें कुछ एक्स एलिमेंट ऑब्जेक्ट जो है उसमें कलेक्टेड किया गया है, और जब कलेक्ट कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक्स जो है उस ए का मेंबर है, एलिमेंट्स है, और उसको रिटेन कर सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर कोई उसका मेंबर नहीं है तो आप कहेंगे एक्स इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। इफ़ एक्स इज़ नॉट collected in A, then we say X is not belongs to A। ये जान लीजिए। अब आते हैं जो सेट बिल्डर की डिफिनीशन थी, सेट बिल्डर पे आते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर को अगर मैं बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करने वाले हैं, देख सकते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म जो है क्या है। तो मैंने ये कहा सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आपने डिफिनीशन, जैसे मैं बात कर रहा हूँ फिर से नोट करा देता हूँ कि अ सेट डिस्क्राइब क्या डिस्क्राइब करता है? बाई अ कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी px of its element x in such a case the set described by कैसे डिस्क्राइब करेंगे? x such that px, ये है एक तरीका। या फिर ऐसे x such that px। ये यहाँ देखेंगे जो ये दो डबल डॉट हैं या ऐसे लिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों जो है सच दैट है, सच दैट, ये है क्वांटिफायर्स जो आप पढ़ते हैं, तो ये सच दैट है। यानी कहने का मतलब ये है कि सेट बिल्डर फॉर्म जो है
की डिफिनीशन क्या हुई, ए सेट डिस्क्राइब बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी पी एक्स ऑफ इट्स एलिमेंट एक्स, और किस केस में, इन सच केस सेट डिस्क्राइब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी एक्स। या फिर आपको और आसान तरीके से बताता हूँ कि अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में आप देखेंगे, जनरली हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मान लो सपोज कर लो ये एक्स है, तो ये दो चीज़ हो गई, एक सच दैट से पहले का और एक सच दैट के बाद का, दो चीज़ें दिख रही है आपको। जो सच दैट से पहले का है वो होता है टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या लिखते हैं, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर जो लिखा जाता है सच दैट के बाद वो रूल ऑफ कलेक्शन होता है, रूल ऑफ कलेक्शन होता है, यही चीज़ लिखी जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर किस तरह के एलिमेंट है उनको नोट करेंगे, और सच दैट के बाद जो है वहाँ पर रूल होगा, किस रूल के तहत उस एलिमेंट को आएंगे, और वो रूल के अकॉर्डिंग वो दोनों एलिमेंट होने, उस एलिमेंट को उसमें रहना होगा। अगर उस रूल को फॉलो नहीं करेगा तो कोई भी वो एलिमेंट वहाँ पर एक्स में नहीं रहेगा। ठीक है, इसी चीज़ को आप डिफिनीशन में कुछ ऐसे हमने लिखा है कि आ सेट डिस्क्राइब बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी पी एक्स, यानी ये जो पी एक्स है वहीं पर मैंने लिखा है पी एक्स, यहाँ पर रूल लिखे हैं, यानी यहाँ पर पी एक्स लिख सकते हैं। अगर इसमें एलिमेंट इस पी एक्स रूल को जो होल्ड करते हैं तो उसके जो एलिमेंट है, सपोज कर लें एक्स है, तो सारे एक्स यहाँ लिखे जाएंगे और यहाँ पर वो एलिमेंट है, यानी ये टाइप्स ऑफ एलिमेंट है और बगल में उसका रूल है। हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे ये चीज़ें और क्लियर हो जाएं। ओके, चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपकी बुक की ही एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेकर बात करेंगे, बहुत सिंपल सा। ठीक है, जैसे एक सेट लेता हूँ मैं, सपोज़ कर लीजिए एग्ज़ाम्पल ले लिया, मान लीजिए ए इक्वल टू लिखा हुआ है, 0 है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, ये एलिमेंट लिखे गए हैं। अब इसको सेट बिल्डर में अगर सपोज करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले तो आप देखिए इस पैटर्न को, 0 है, 1 है, 2 है, 9 है, 16 है, यही है। तो ये 0 1 4 9 16 जो लिखे गए हैं ये किस तरह के एलिमेंट हैं, अगर मैं बात करूं तो ये कुछ ऐसे हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, वहाँ पर वो एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ देखिएगा यहाँ पर किस तरह के एलिमेंट आ रहे हैं, वो एलिमेंट आ रहे हैं, सपोज कर लो एक्स टाइप आ रहे हैं, और वो किस तरह हैं, वो किस तरह हैं, किस तरह के एलिमेंट हैं, केवल इतना। अच्छा एक और चीज़ है, सिंपल इसे बनाते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा सिंपल इसे कर लेता हूँ पहले, फिर बाद में कंडीशन वाला देखा जाएगा। ठीक है, इसको 16 पर रोक नहीं रहे हैं, इसको मैं आगे तक लेके चला जा रहा हूँ, इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये कर दिया मैंने कि इसे हमने लेके चले गए इनफाइनाइट तक। तो आपको क्या दिख रहा है कि कैसे इसमें देख सकते हैं, तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, ए इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर लिखेंगे रूल, किस रूल के अकॉर्डिंग ये है। तो हमें ये दिख रहा है कि जितने भी जो इंटीजर हैं, ठीक है, उनके स्क्वायर हैं, देखिए। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है, x इज द स्क्वायर ऑफ इंटीजर। चेक कर लेते हैं कहीं छूट तो नहीं रहा कुछ। अगर इंटीजर की बात करेंगे तो इंटीजर में कौन आएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। और किसी भी इंटीजर का 0 का लेंगे तो 0 ही आएगा, 1 का लेंगे स्क्वायर 1 होगा, -2 भी ले रहे हैं तो भी उसका 4 आएगा, 2 लेंगे तब भी 4 आएगा। तो यहाँ पर ये लिख दिया गया कि ये जो आपने लिखा है, ये जो लिखा है उसे रोस्टर फॉर्म है, और यहाँ पर जो है आपने यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दिया और यहाँ पर वो रूल लिख दिया जिसके अकॉर्डिंग है, या फिर जो कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी लिख दी है यहाँ पर। तो आपको हमेशा यही करना है कि यहाँ पर एलिमेंट्स और यहाँ पे रूल, इस साइड सच दैट से पहले एलिमेंट्स लिखेंगे और उसके बाद जो है उसका रूल लिख देंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल और लेते हैं,
कि सपोज़ कर लीजिए a इक्वल टू दे रखे हों 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दे रखा है। आप देख रहे हैं कि ये रोस्टर फॉर्म है। अब इसे सेट बिल्डर बनाना है तो क्या लिखा जाएगा बताइए। पहले तो यहाँ पर जो x है x लिख दीजिए सच दैट किस तरह का है। तो ये x जो है देख रहे हैं लेस देन आर इक्वल टू 8 है और ये सारे जो x हैं वो बिलोंग कर रहे हैं किस में, नेचुरल नंबर में। ठीक है, क्या हो रहे हैं कि ये जो जितने एलिमेंट हैं x सच दैट x लेस देन आर इक्वल टू 8 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पर ये कॉमा दिए हैं, यहाँ बहुत जगह आप लिख सकते हैं वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हुआ क्या कि यहाँ पर जो 1 to 8 तक नंबर थे जो कलेक्शन सेट A का था, इसमें आपने दिखाया कि इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं सेट बिल्डर में कि यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट्स, क्या लिखें एलिमेंट्स, और ये लिखेंगे रूल। क्या रूल हो गए कि x जो है 8 से पहले लेस है या फिर बराबर है, कहाँ तक, और ये कब तक लिखेंगे ये तो रूल लिख दिए। और x की जगह क्या क्या रख सकते हैं, x की जगह सारे नेचुरल नंबर है, लेकिन इस कंडीशन को फॉलो करना होगा। तो x की जगह 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 9 नहीं रख सकते हैं। 9 भी नेचुरल है लेकिन 9 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, पहले तो इन दोनों कंडीशनों को इसे होल्ड करना होगा। 9 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट 9 इज नॉट लेस देन 8, सो 9 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, 9 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग किसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। अगर जिनको डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अगेन जो है सेट बिल्डर पर बात कर लेंगे। और अगर हो सकता है तो मैं सोच रहा हूँ एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएं। ठीक है, एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं। ओके, अब देखिएगा मैंने यही इसी एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे अभी मैंने ये 0 9 और इसमें दिया था। आप देख सकते हैं कि कोई एक आध और एग्ज़ाम्पल की बात अगर कर लें तो क्या क्या और ले सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन में अगर लेना चाह रहे हैं आप, जिससे फिक्स कर दिया जाए कि हाँ ये नंबर इससे कम हो या ज़्यादा हो इस पर। ठीक है, तो देखते हैं। और एक और चीज़ है, रुकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वन मोर एग्जांपल। ओके, नाउ एग्जांपल इज 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 8/9, 9/10। ये जो है रोस्टर फॉर्म में लिखा है और इसको मैं चाहता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में बदल जाए। और सेट बिल्डर फॉर्म बदलने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से वही बात। सपोज़ कर लें कि ये सेट ए है, तो सबसे पहले यहाँ पर एलिमेंट और यहाँ पर रूल लिखे जाएंगे। रूल क्या है, ऊपर और नीचे का देख सकते हैं। ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, फिर यहाँ पर 2 है तो यहाँ 3 है। इन जो भी नंबर ऊपर लिखा गया है, सपोज n लिखा गया है तो नीचे जो है उससे एक ज़्यादा है तो n/n+1 है। ये हमने सपोज कर लिया कि ये किसके इक्वल है, x के। यही तो एलिमेंट लिखे गए। और क्या है, ये नंबर क्या क्या लिए जा सकते हैं, ये नंबर सारे के सारे जो हैं ये नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, क्या कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर। लेकिन ये नंबर देखेंगे 1 से तो स्टार्ट है, नेचुरल नंबर है, लेकिन यह नंबर जो है 9 तक ही जाएंगे। क्यों, क्योंकि नीचे आप देखेंगे n इज़ लेस देन और इक्वल टू 9।
तो ये जो मैंने लिखा है कि ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, यानी जो एलिमेंट लेंगे आप एलिमेंट को x लेंगे और यहाँ रूल पैटर्न को चेक करेंगे क्या रूल है, उसको लिखेंगे और वो एलिमेंट क्या क्या ले सकते हैं, कहाँ तक ले सकते हैं। ठीक है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगले दिन अगली क्लास में कुछ मैं NCERT के एक्सरसाइज को क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, उसके लिए अगर सपोर्ट मिलेगा तो हम अगली एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखेंगे। थोड़ा सा मुझे सिस्टम में यूज़ टू होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके बाय।